केंद्र ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाने की घोषणा की। अब कच्चे तेल के उत्पादन पर 2,100 रुपये की जगह 1,900 रुपये प्रति टन की दर से लाभ कर लगेगा। डीजल के निर्यात पर लगने वाले लाभ कर को भी 6.5 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। वहीं विमान ईंधन के निर्यात पर कर को 4.5 रुपये से घटाकर 3.5 रुपये लीटर कर दिया है। आरबीआई की नई गाइडलाइन के आधार पर बिहार के सभी 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का चुनाव नहीं हो पाया। इसके चलते 20 बैंकों का बोर्ड मंगलवार को भंग हो गया। सहकारिता सचिव वंदना प्रेसी ने सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक को आदेश जारी कर कहा कि सहकारी बैंकों में प्रबंधन और प्रशासनिक कार्य में किसी प्रकार की शून्यता की स्थिति पैदा न हो और बैंकिंग कार्य में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न न हो। इसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सहकारी बैंकों में तत्काल प्रभाव से प्रशासक की नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा है। भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंगलवार को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया। मक्की लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार है। वह भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात इस आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने का काम करता है। डंडा वह पाकिस्तान में रहता है और वहीं से भारत के खिलाफ अभियान को अंजाम देता है। गंभीर आर्थिक मुसीबत में फंसे इस देश के पीएम शहबाज शरीफ पहले तो भारत के साथ हुए 3 युद्धों में मिली हार और उससे मिले सबक की बात करते हैं। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से गंभीर वार्ता की पेशकश भी करते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय बयान कर कहता है कि कश्मीर में दोबारा अनुच्छेद 370 को बहाल किए बगैर वार्ता संभव नहीं है। हाल के महीनों में यह तीसरा मौका है जब शरीफ सरकार ने पहले भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात कही और फिर पलट गई। पाकिस्तान के इन बयानों पर भारत ने कोई टिप्पणी नहीं की है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग और बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग के डॉक्टरों और शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार तकनीकी सेवा आयोग को सौंपा है। इसके लिए नियमावली में संशोधन भी कर दिया है। नियमावली में संशोधन के बाद तकनीकी सेवा आयोग पहली बार 24 डॉक्टरों की बहाली करने जा रहा है। यह बहाली इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान IGIS के लिए होगी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग ने हृदय रोग संस्थान में 24 सहायक निदेशकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है। विभाग ने अपनी योजनाओं को केंद्र में रख जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें नालंदा जिला 59 अंक के साथ पहले नंबर पर है। शीर्ष के 5 जिलों में पटना का स्थान नहीं है। पटना 14वें नंबर पर है। उद्योग विभाग ने जिलों की जो रैंकिंग की है उसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम PMEGP, PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज PMFME, बैंकों के साथ नियमित बैठक, स्टार्टअप व MSME के मानदंड शामिल हैं। भारत लगातार नए बाजार की तलाश कर रहा है और इस दिशा में सफलता भी नजर आ रही है। यही कारण है कि ब्राजील, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देश भारत के पहले 10 निर्यातक देशों की सूची में शामिल हो गए हैं। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान ब्राजील को निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 63.62% तो नीदरलैंड को निर्यात में 68.86% की बढ़ोतरी रही है। यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने की वजह से चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर में निर्यात में 15.40% की वृद्धि रही है। लेकिन चीन और बांग्लादेश को निर्यात में गिरावट रही है। इस अवधि में चीन को निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 35.58% तो बांग्लादेश को निर्यात में 20.39% की गिरावट रही है। वैश्विक बाजार में तेजी के रुख से घरेलू चीनी की निर्यात मांग में भारी वृद्धि हुई है। चीनी वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अक्टूबर-दिसंबर 2022 के दौरान 55 लाख टन चीनी निर्यात का सौदा हुआ है, जबकि 18 लाख टन चीनी का निर्यात 31 दिसंबर 2022 तक हो चुका है। चालू पेराई सीजन में मई माह तक के लिए सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति दी है।
इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक चालू सीजन में 15 जनवरी तक कुल 156.8 लाख टन चीनी का उत्पादन हो चुका है, जो पिछले सीजन की इसी अवधि के मुकाबले अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के भाव अच्छे होने की वजह से निर्यात मांग बढ़ी है। लगातार मांग बढ़ने की वजह से घरेलू चीनी उद्योग ने केंद्र सरकार से निर्यात कोटा में वृद्धि की गुजारिश की है, जबकि सरकार घरेलू बाजार की महंगाई आशंका से एहतियातन चीनी निर्यात पर नजर बनाए है। पिछले वर्ष चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2022 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 3% रही है। पिछले 50 वर्षों में चीन की अर्थव्यवस्था में यह दूसरे सबसे कम वृद्धि दर है। 2021 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 8.1% थी। एनबीएस के आंकड़ों के अनुसार 2022 में चीन का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 121.02 लाख करोड़ युआन रहा है, लक्ष्य के मुकाबले 5.5% की गिरावट रही है। आर्थिक वृद्धि दर में कमी के लिए चीन की जीरो नीति को प्रमुख कारण बताया जा चीन रहा है। इस नीति के चलते चीन को कई बार लंबे लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा रियल एस्टेट संकट और सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से बड़ी औद्योगिक कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई भी अर्थव्यवस्था में गिरावट का कारण रही है। इससे पहले 1974 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2.3% दर्ज की गई थी। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 17.5 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, जो अगले वर्ष यानी वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 17.95 लाख करोड़ के पास पहुंच सकता है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य घोष ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया है। घोष ने कहा है कि घटती महंगाई के वैश्विक माहौल के बीच 2023-24 के लिए आगामी बजट में सरकार के लिए राजकोषीय समेकन के रोडमैप का पालन करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। 5G तकनीक के पैर पसारने के साथ देश के विभिन्न सेक्टर भी इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। यदि यहां से संभावनाओं का रास्ता नजर आ रहा है तो उसमें कौशल के रूप में चुनौतियां भी सामने हैं। टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल का आकलन है कि 2025 तक देश में 2.2 करोड़ प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में देश प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग और आपूर्ति के बीच 28% के बड़े अंतर से जूझ रहा है। सरकार ने देश भर में 50 ट्रेनिंग लैब खोलने की तैयारी है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की कई शाखाएं हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में कौशल विकास की जरूरत और संभावनाओं को परखकर इस दिशा में काम करते हैं। अदानी समूह ने कहा कि हम खदान परिवहन के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाले ट्रक का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की योजना के तहत इन ट्रकों को तैनात किया जाएगा। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड AEL इन ट्रकों की मैन्युफैक्चरिंग अशोक लीलैंड इंडिया और बालाड पावर के साथ मिलकर करेगी। दीपक कुमार को मंगलवार को भारतीय स्कूल गेम्स महासंघ SGFI का अध्यक्ष चुना गया। निर्वाचन अधिकारी ने महासंघ के कार्यकारी समिति के चुनाव नतीजे घोषित किए। दीपक के अलावा मुक्तेज सिंह बादेशाह और रवि कुमार गुप्ता को उपाध्यक्ष चुना गया, जबकि कीर्ति पनवार महासचिव बनी। विश्वमय व्यास कोषाध्यक्ष, जबकि अमरजीत के शर्मा और निवेदन दास पातोवारी संयुक्त सचिव पद के लिए चुने गए। NR मुरली, M नागरथिनाम, विजय दत्ता, भगवती सिंह और पायमोग मोग कार्यकारी समिति के सदस्य चुने। भारत में IIT कानपुर के इंक्यूबेटर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक पर आधारित सेंसर युक्त स्मार्ट पर्स बनाया है, जो आपके डेबिट व क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित करेगा। पर्स में रखे डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मोबाइल पर एप्लीकेशन द्वारा बैंक से सत्यापन के बाद होगा। एप्लीकेशन के बैंक से लिंक होने पर यह फायदा होगा कि पर्स चोरी भी हो जाता है तो उसमें रखे कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। चोर पर्स खोलेगा तो ऐप पर उसकी लोकेशन भी पता लग जाएगी। इंक्यूबेटर द्वारा इसके लिए निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से संपर्क किया जा रहा है। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन में नाकामियों को लेकर सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड NFDC के प्रबंध निदेशक पद से रविंदर भाकर को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव फिल्म के रूप में कार्यरत प्रफुल्ल कुमार को अगले 6 महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से NFDC के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। रेलवे के तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर, DMS डिपो सामग्री अधीक्षक और पैरामेडिकल के 8085 पद वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। 2018-19 में इन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ये पद रिक्त चल रहे थे।
देश भर के हजारों अभ्यर्थियों की मांग को संज्ञान में लेते हुए रेलवे बोर्ड ने प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से खाली पदों को भरने की अनुमति प्रदान कर दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड के निदेशक विद्याधर शर्मा ने भारतीय रेलवे के सभी जोन व उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि डिजिटलीकरण से भारत में स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा या मेडिकल की पढ़ाई के क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सुरक्षा कवच भी दिया है। दावोस में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिकों के मेडिकल रिकॉर्ड को डिजिटल करने से उनके ब्यौरे के चोरी होने का कोई खतरा नहीं है। विश्व के नेताओं का आह्वान करते हुए मांडविया ने कहा कि आप सब भारत के साथ मिलकर दुनिया को एक स्थान बनाएं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हील इन इंडिया पहल के जरिए चिकित्सा पर्यटन को संस्थागत रूप दे रही है। सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन की जनसंख्या में 6 दशक में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट वर्ष 1961 के बाद आई है। 2022 में देश की आबादी करीब 8,50,000 घट गई। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में देश की जनसंख्या 1.4177 अरब थी, जो एक साल पहले 1.4126 अरब थी। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस वर्ष भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अमेरिकी प्रशासन ने ग्रीन कार्ड आवेदकों की अहम श्रेणियों और कुछ वीजा श्रेणियों में प्रीमियम प्रक्रिया को विस्तार देने की योजना की घोषणा की है। खासकर विदेशी छात्रों के प्रशिक्षण से संबंधित आवेदनों पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस बीच भारत के संबंध में अमेरिका ने कहा है कि बिजनेस वीजा जारी करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत में इस प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए वो यहां अपने कर्मचारियों की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं देने पर 271 सांसदों और विधायकों को निलंबित कर दिया है। जिन सांसदों पर कार्रवाई की गई है उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री एहसान इकबाल और ख्वाजा आसिफ भी शामिल हैं। पाकिस्तान में जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति और देनदारियों की जानकारी हर वर्ष 31 दिसंबर तक देनी होती है। चुनाव आयोग ने 30 जून 2022 तक की वित्तीय जानकारी 16 जनवरी तक देने का निर्देश दिया था। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है? RRR 2 हाल ही में NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड NTPC रेल ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? त्रिपुरा। 3 भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भोपाल। 4 केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? कोलम। 5 मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आरबोनी गैब्रियल। 6 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ब्रैंडन फ्रेजर। द वेल।